भाग्यशाली वे नहीं जिसे सब कुछ मिल जाता है। भाग्यशाली वे नहीं जिसे सब कुछ मिल जाता है। भाग्यशाली तो वो है जिसे जो कुछ भी मिला उसे ही उसने आगे बढ़ाया, उसी के दम पर वो है एक सक्सेस की तरफ पहुंचा। तो दोस्तों, भाग्यशाली हम उसे नहीं कहेंगे जिसे सब करा कराया काम मिल गया है। भाग्यशाली दोस्तों उसे कहेंगे जो कम में भी खुश है और उसी में वो और आगे बढ़ सकता है और बढ़ता भी है। तो दोस्तों, आप देखते भी हैं कि जिस पे सब कुछ होता है, बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं जिस पे सब कुछ होता है फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जिस पे कुछ नहीं होता है वह उसी जो कुछ भी उसे मिला होता है, जो पर्याप्त उसे मिला होता है, उसी के सहारे वह बहुत आगे तक चला जाता है और अपने लक्ष्य को भी पा लेता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम सब लोगों ने बनना है। हमारे पास जितना है हमें उतने में खुश रहना है और उसी में ही अपने सक्सेस ढूंढनी है कि कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आशा और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जीके की पाठशाला। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको जीके की पाठशाला में पढ़ा रही हूँ जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड का सब्जेक्ट, और उसमें मैं अभी आपको हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो अभी हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी और कुछ देर बाद आपको पॉलिटी की क्लास भी मिलेगी। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से आपने तैयारी करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए इसके लिए मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगी और आपका फ़र्ज़ है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़िए। और एक बार याद ना हो, एक बार तो किसी को भी याद नहीं होता और हमेशा भी कुछ याद नहीं होता किसी को। इसीलिए कहते हैं कि हमें लगातार पढ़ाई करती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ हमने पढ़ाई करनी छोड़ दी तो हम जो जितना हमने इतनी मेहनत करके पढ़ा है, पढ़ाई की है, वो भी हम भूल जाएंगे। और अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो इससे हमारी माइंड की एक्सरसाइज भी होती है। तो दोस्तों, किताबें एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छी हैं। वो हमारे माइंड को रिफ़्रेश करती हैं और अच्छी से अच्छी बुक पढ़नी चाहिए जो हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रेरित करे। और जो हमें समझ में ना आए ऐसी हमें एजुकेशन लेनी चाहिए जिससे हमें अच्छे से अच्छी समझ में आए। जो भी बुक में लिखा है हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास टीचर नहीं है, लेकिन अब तो आपके पास टीचर ही टीचर हैं। यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं नहीं कहूँगी कोई ख़राब टीचर है, लेकिन किसी बच्चे को किसी टीचर का पढ़ा हुआ समझ में आता है तो किसी बच्चे को किसी और टीचर का पढ़ा हुआ समझ में आता है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे पढ़िए। अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है तो ये मेरे लिए बहुत एक बड़ी खुशी होगी, मेरी एक उपलब्धि होगी कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं और अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था महमूद गजनवी के बारे में, जो एक तुर्की मुसलमान था, जो पहले इस मुसलमान तो नहीं था लेकिन उसने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया था और उसने बहुत सारे आक्रमण किए भारत में आके, यहाँ से बहुत सारा धन लूट कर ले गया वो, और मध्य एशिया में वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। उसके बाद एक और तुर्की मुसलमान आया और वो कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ये भी एक तुर्की मुसलमान ही था और इन्होंने महमूद गजनवी के जो शासन है, गजनवी साम्राज्य है, उस पर कब्जा कर लिया और उस पर अपना साम्राज्य चलाया। तो दो भाई थे, एक अलाउद्दीन गौरी और एक मोहम्मद गौरी। तो अलाउद्दीन गौरी जो है वो ईरान के ख्वारिज़्म शाह के तरफ जा रहा था कि हम वहाँ अपना शासन का विस्तार करेंगे, और मोहम्मद गौरी से कहा कि आप यहाँ पर गजनवी साम्राज्य संभालिए।
और जितनी भी धन संपत्ति हो आप मुझे भेजते रहिए, और यहाँ पर आप अपना साम्राज्य विस्तार भी करिए और यहाँ से जितना भी हो सके उतनी धन संपत्ति लूट लीजिए। ऐसा उन्होंने कहा। तो मोहम्मद गौरी ने खैबर और गोमल दर्रे के द्वारा भारत पर आक्रमण किया। अब देखते हैं दोस्तों कैसे उसने भारत पर आक्रमण किए, कहाँ कहाँ किए, तो वो आज हम आपको इस क्लास में पढ़ाएंगे कि मोहम्मद गौरी के जो 1175 से 1203 तक सिर्फ वह भारत पर आकर लूटपाट करता रहा। कब तक? 1175 से 1203 तक। फिर 1203 के बाद वह भारत पर आकर राज्य करना चाहता था। पहले उसका उद्देश्य नहीं था। 1175 से 1203 ईस्वी तक जब वह भारत पर लूटपाट करता था तो उसका यह उद्देश्य नहीं था कि वह भारत पर आकर राज करेगा, लेकिन 1203 के बाद उसने सोचा कि क्यों न यहीं आकर हम अपना साम्राज्य विस्तार करें और यहीं अपना साम्राज्य जमा लें। तो दोस्तों एक महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी में एक ये अंतर है कि वो यहाँ शासन तो नहीं करना चाहता था महमूद गजनवी, लेकिन मोहम्मद गौरी शासन करना चाहता था। और एक कारण और था कि महमूद गजनवी ने जितने भी आक्रमण किए उन सब में उसने जीत हासिल की, लेकिन मोहम्मद गौरी दो आक्रमणों में हारा। दो युद्ध हुए जब, तो उसमें वो हारा। एक वो हारा भीम सेकंड से, भीम द्वितीय से, और दूसरा हारा वो पृथ्वीराज चौहान से। देखते हैं हम आगे क्या है इसकी हिस्ट्री। तो इसका कारण क्या था दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि ये साम्राज्यवाद साम्राज्य बनाना चाहता था अपना, यहाँ भारत पर आकर धन की प्राप्ति करना चाहता था, और गजनी वंश की इसने समाप्ति कर दी थी। गजनी वंश किसका था? महमूद गजनवी का था। उसकी इसने समाप्ति कर दी थी। तो कब हुए इसके आक्रमण? 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद 1778 ईस्वी में 1778 नहीं दोस्तों, ये 1178 है। थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी दोस्तों। 1178 का आक्रमण हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? 1178 का आक्रमण हुआ था गुजरात में। किस किस के बीच हुआ था? चालुक्य राजा भीम द्वितीय, जो मैं आपको बता रही थी, और मोहम्मद गौरी के बीच। और कहाँ हुई थी ये लड़ाई? मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय की जो लड़ाई हुई थी, कहाँ हुई थी? माउंट आबू में हुई थी। और इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और भीम द्वितीय जीत जाता है। फिर कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया? ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे? भीम द्वितीय ने हराया था। फिर तराइन के युद्ध, जो बहुत फेमस युद्ध हैं, वो कब कब हुए थे? 1191 में और 1192 में। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? हरियाणा में। और इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई होती है और गौरी हारता है। किस किस के बीच होती है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई होती है 1191 के तराइन के युद्ध में, और इसमें गौरी हार जाता है। फिर पृथ्वीराज के दरबारी कवि जो थे, पृथ्वीराज के जो दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उनकी रचना क्या थी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है, इनकी रचना थी, महाकाव्य था, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई ने लिखा था दोस्तों। इसमें लिखा है कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच, जो ये पृथ्वीराज रासो लिखा है, इसमें लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 16 बार आक्रमण हुए। 16 बार आक्रमण हुए, जिसमें 15 बार पृथ्वीराज चौहान जीते। 16 बार आक्रमण हुए, जिसमें 15 बार पृथ्वीराज चौहान जीते और 16वीं बार मोहम्मद गौरी जीता। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध था।
इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान हार गया, जो कि इतिहास का परिवर्तनकारी युद्ध है। फिर जब पृथ्वीराज को अजमेर भेज दिया गया, जब पृथ्वीराज चौहान को अजमेर भेज दिया गया कि आप यहाँ से जाइए और अजमेर में अपना शासन संभालिए, तब मोहम्मद गौरी को ऐसा लगा कि ये मेरे प्रति कुछ षड्यंत्र कर रहा है, मुझे हराने के लिए या मुझे मारने के लिए पृथ्वीराज चौहान अजमेर में बैठ के कुछ षड्यंत्र कर रहा है। तो ऐसा उसे लगा। ऐसा क्यों लगा? कुछ जासूस गुप्तचर उसके टाइम पे होंगे जो उसने वहाँ छोड़े होंगे। होते थे पहले के टाइम पे, राजा महाराजाओं के पास गुप्तचर होते थे जिन्हें ये काम दिया था कि आप देखिए कि कोई हमारे प्रति षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हमें आके बताएंगे। तो ऐसा ही कुछ बताया, और उन्होंने ऐसा तो नहीं सोचा था पृथ्वीराज चौहान ने, तो झूठे आरोप पे उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। झूठे आरोप पे मृत्युदंड दे दिया गया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मृत्युदंड दे दिया था। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? कन्नौज के जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। चंदावर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? कन्नौज के जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 ईस्वी में, जिसमें गौरी जीत जाता है। कौन जीतता है? चंदावर के युद्ध में कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। फिर 1202 और 1203 में गौरी जो है, मोहम्मद गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यहीं से शुरू हो जाता है गुलाम वंश का क्रम शुरू हो जाता है। कुतुबुद्दीन आएंगे, फिर इल्तुतमिश आएंगे, बलबन आएंगे, ऐसे ही आगे तक पूरा गुलाम वंश चलेगा। मैं आपको आगे बताऊंगी। तो 1202 से 1203 तक गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को कालिंजर अभियान में भेजता है। कालिंजर अभियान जो बुंदेलखंड में है, कालिंजर जो है बुंदेलखंड में है। कालिंजर से चंदेल शासक, कालिंजर से कौन लड़ता है? चंदेल शासक परमर्दी देव। कालिंजर से कौन लड़ता है? परमर्दी देव। जिसमें अब दो शासक हुए, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक चंदेल शासक परमर्दी देव। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। तो कौन जीतता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जीत जाता है। फिर 1206 में मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध होता है खोखरों के विरुद्ध। खोखर जो पंजाब की युद्ध प्रिय जाति थी। आप जानते हैं महमूद गजनवी ने भी अपने अंतिम युद्ध में खोखरों के विरुद्ध ही युद्ध करा था। जिन्होंने उन्हें लूट लिया था महमूद गजनवी को, तो उन्होंने अपने लास्ट युद्ध में इन्हें हराया था, खोखरों को। तो वही खोखर जनजाति जो है वो इनसे भी आके मिली, मोहम्मद गौरी से, और मोहम्मद गौरी ने इन्हें हरा दिया। ये इनका अंतिम युद्ध है। 1206 में मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध खोखरों के विरुद्ध हुआ, और फिर इन्हें हराकर 1206 में ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। वो भी कौन करता है? खोखर सरदारी करता है। खोखरों का जो सरदार होता है, उन्हीं के द्वारा मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। अब भारत में गौरी के दामाद हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के दामाद बन जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और उन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। अच्छा, गौरी के समय सिक्कों पर क्या लिखा होता था? गौरी के समय जो सिक्के थे उन पर क्या लिखा होता था? लक्ष्मी की आकृति होती थी, और पृथ्वीराज व गौरी, मोहम्मद गौरी के नाम के सिक्के भी थे। पृथ्वीराज चौहान के और गौरी के दोनों के नाम के सिक्के थे। और उत्तर भारत में इन्होंने इक्ता प्रणाली भी शुरू करी, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। इक्ता प्रणाली क्या होती है? इक्ता प्रणाली बताइए।
दोस्तों, एकता प्रणाली वो होती है कि कोई अगर सैनिक हमारे पास काम कर रहा है, तो आपको उन्हें वेतन देना है सैनिकों को, तो आपके पास धन पर्याप्त नहीं है तो आप उन्हें भूमि दे देंगे। इसे कहते हैं एकता। मतलब धन के बदले भूमि देना ही एकता व्यवस्था कहलाती है। लेकिन ये बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और इसे भारत में इंट्रोड्यूस किसने करवाया एकता व्यवस्था को? इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था। मोहम्मद गौरी जो है वो सबसे पहले एकता प्रणाली को लेकर आया था। फिर गौरी के जो 4 गुलाम हुए उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली का शासन दे दिया। कुबाचा को कच्छ व सिंध का दे दिया। फिर यलदौज को गजनी का दे दिया और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का दे दिया। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को किसका दिया? लाहौर और दिल्ली। फिर यलदौज जो है उनको यलदौज गजनी का, यलदौज को किसका दिया? गजनी का। फिर कुबाचा देखिए, कुबाचा से आप एक तरफ से ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं, जैसे कुबाचा को और कच्छ को आ रहा है तो इतना आप याद कर सकते हैं। कुबाचा, कच्छ व सिंध। और बख्तियार खिलजी जो है, इसमें भी देखिए बो आ रहा है। बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार। बख्तियार खिलजी को क्या दिया है? बंगाल और बिहार। तो ये थे इनके 4 गुलाम जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपना राज्य संभाला था। लेकिन मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊंगी। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, फिर उसका गुलाम आता है, फिर उसका गुलाम आता है। इस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना आगे तक चलती रहती है। और ये जो है ये गौरी के 4 गुलाम हैं। उस टाइम पे ये मोहम्मद गौरी के गुलाम रहे। बख्तियार खिलजी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने नालंदा के पूरे पुस्तकालय को जला दिया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा के पूरे पुस्तकालय को जला दिया था। तो पुस्तकालय को जलाना एक तरह से ऐसा माना जाएगा कि इतना सारा जो ज्ञान इकट्ठा करके इतनी पुस्तकें बनाई गई उस टाइम पे, तो बहुत इंटेलिजेंट साहित्यकार होते थे। बहुत देखिए आपने, उन्हीं के द्वारा आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साहित्यकारों के द्वारा। उन्हीं के द्वारा हमें पता चल रहा है कि हमारे उस टाइम पे ऐसे शासक हुआ करते थे, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और अकबर, शाहजहाँ, बाबर। इन सब के बारे में कहाँ से पता चला? पुस्तकों से ही तो पता चला। अब इतने सारे पुस्तकालय को ही जला दिया तो सारी पुस्तकें क्या हो गई? जल गई। अगर वो पुस्तकें होती तो हम अभी कितना सारा हमारे पास ज्ञान होता, कितनी सारी नॉलेज होती। तो ये काम करा था बख्तियार खिलजी ने। तो दोस्तों वही कहते हैं कि जब बुद्धि काम नहीं करती तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर उसने इस बारे में सोचा होता कि मैं इस पुस्तकालय को अगर जला दूंगा, इतनी पुस्तकें इसमें रखी हुई हैं, और अगर इन पुस्तकों का आगे हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम कहाँ से लाएंगे? तो यही दिमाग का उसने काम नहीं करा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। हमने अपने दिमाग से काम लेना है और सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। देखना है कहाँ इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। इस तरह से हमें बुक पढ़नी है या कोई भी वीडियो देखनी है। आपको पता है आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इतना तो नॉलेज होगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से निकल कर आते हैं। तो दोस्तों अपनी इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और इसका क्विक रिवीजन ज़रूर करिएगा अभी क्लास से जाने के बाद। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है और जब इसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप और कुछ कर सकते हैं।
लेकिन इसका एक क्विक रिवीजन ज़रूर करना, तभी ये वीडियो देखने का आपको फ़ायदा है। तो ठीक है दोस्तों, मेरी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।